चलिए इधर ध्यान देंगे। सवाल है आपके पास कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए या सिद्ध करने के लिए जो हमारे पास अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए देता है हम उसका जस्ट उल्टा मानते हैं। मतलब अगर यह √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत है इसमें? इसके बाद उसी के अनुरूप आगे की ओर बढ़ेंगे और अंत में हम देखेंगे कि जो हम परिमेय संख्या माने थे और परिमेय संख्या के लिए जो शर्तें होती हैं वो शर्त वो लागू जो करते हैं उसको हम सत्यापित नहीं कर पाते हैं। मतलब अगर हम परिमेय संख्या कह रहे हैं तो परिमेय संख्या का जो शर्त दिया हुआ है या फिर शर्त है उस शर्त पालन होना चाहिए, शर्त सिद्ध होना चाहिए। अगर शर्त सिद्ध नहीं हो पाएगा इसका मतलब वो परिमेय संख्या नहीं है, तो अंतिम में विरोधाभास के कारण √5 एक अपरिमेय संख्या कहा जाएगा। क्यों? आपको बताया गया कि अगर हम अपने आप को खेसारी लाल के जैसा कोई लड़की मान लें कि हम आपको लड़की साबित करके दिखाएंगे, स्टेज पर चढ़ गए और कुछ ऐसे हमारे अंदर क्रियाकलाप हुए जिसके कारण हम अपने आप को लड़की साबित नहीं कर पाए, तो वास्तव में हम क्या हो गए? और ये जो विरोधाभास उत्पन्न हुआ कि हम बोल रहे थे कि लड़की है और बाद में पता चल गया कि लड़का है, तो लड़का और लड़की में विरोध हो गया कि नहीं? हम कह रहे हैं कि लड़की है और आप कह रहे हैं कि नहीं लड़का है, लेकिन हम बोले कि ना हम लड़की है, सब कला करके दिखाएंगे। हम ऊपर चढ़ भी गए स्टेज पर और सब कला करना शुरू भी कर दिए, लेकिन कोई ऐसी हमारे अंदर की कला थी जो लड़की वाला वो लड़का वाला बदल गया। मतलब लड़की वाला हम ढंग से नहीं कर पाए, हमारे अंदर वो लड़का का गुण दिखाई दे दिया, तो विरोध उत्पन्न हो गया। यही विरोधाभास जो उत्पन्न हुआ वो क्यों विरोधाभास उत्पन्न हुआ? क्योंकि हम जो शुरुआत में माने हैं वो गलत मान लिया कि हम लड़की हैं, हम वास्तव में लड़का है, लेकिन हम उलट करके मान करके आपको दिखाना चाहे कि हम लड़की हैं। अब अंतिम में वो ऐसा हुआ कि हम लड़की बनने का प्रयास तो किए लेकिन वास्तव में हम बन नहीं पाए, हम अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाए। और जब अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाए कि हम लड़की हैं, इसका मतलब वास्तव में क्या है? लड़का है। वही चीज यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या, उसके उल्टा हम मानेंगे कि परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या लेकर के आगे बढ़ेंगे। अगर परिमेय संख्या हम सिद्ध नहीं कर पाए तो वास्तव में क्या है? अपरिमेय है। जब सिद्ध कर ही नहीं पाए तो अपरिमेय होगा, तभी हम सिद्ध नहीं कर पाए। अगर हम चोर को चोर कर रहे हैं, चोर हम सिद्ध नहीं कर पा रहे तो चोर है कि साध है? साध है। मतलब सीधा साधा आदमी है, चोर नहीं हो सकता है, और तो चोर है तो चोर को हम सिद्ध कर देंगे। समझ गए? तो यहाँ समझिए, अगर हम परिमेय संख्या मानते हैं और वास्तव में परिमेय संख्या सिद्ध कर पाते हैं तब तो ठीक है, लेकिन परिमेय संख्या सिद्ध नहीं कर पाएंगे, विरोध उत्पन्न होने लगेगा, तो हम कह देंगे कि वो अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे। अब समझिएगा, यहाँ हम ये कहना चाहेंगे कि अगर सिद्ध करना हो कि √5 एक अपरिमेय संख्या तो सबसे पहले मानेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ से हम लोग हल करना शुरू कर रहे हैं, हल करना शुरू कर दिए। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो एक बात और बताइए कि परिमेय संख्या वही संख्या होती है जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ऐसा भी परिभाषा में लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पे अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो क्या √5 बराबर P/Q नहीं लिख सकते हैं? जब P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो हम लोग मान भी तो सकते हैं कि √5 बराबर P/Q होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसीलिए √5 बराबर P/Q। अब ये P और Q क्या है यही बताना जरूरी है। जहां P और Q दो पूर्णांक है, हाँ दो पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक चलेगा, दो पूर्णांक हैं जिनमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड दिखाई दे रहा है ना? गुणनखंड दिखाई दिया? उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा Q not is equal to 0। अब क्या लिखवा दिया उसको समझना बहुत जरूरी है। √5 बराबर P/Q लिखा जा सकता है, जहां P और Q क्या है? P और Q दो पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या आप लोग जानते हैं, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक शर्त दे दिया गया कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। पूर्णांक में 0 होगा, P और Q दोनों पूर्णांक है,
लेकिन एक शर्त है कि क्यू बराबर 0 नहीं हो, पी बराबर 0 हो सकता है। क्लियर है? आगे चलिए। जिनमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अगर ये दोनों का गुणनखंड करें तो गुणनखंड करने के बाद अगर दोनों में कोई गुणनखंड आएगा तो सिर्फ एक, उसके अलावा और किसी संख्या से दोनों नहीं कटेगा, केवल एक से कटेगा। क्लियर है? आगे चलिए। अब यहाँ जो हम लोग देखें √5 बराबर p बाई क्यू, इसको एक स्टेप और बढ़ाइए। √5 बराबर p बाई क्यू, कोई दिक्कत? अब हम इस रूट को हटाना चाहते हैं, तो रूट को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो लिखेंगे √5² बराबर p बटा क्यूब का स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √5 और √5 जब स्क्वायर होगा तो √5 और √5, रूट के अंदर 2 को 5, 5 गुने 5, जब रूट के अंदर 2 को 5 तो 1 को 5 बाहर आ जाता है, वर्गमूल निकल जाता है, तो 5 के वो निकलेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 बराबर ये p² बटा q² के रूप में। कोई दिक्कत है? अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो 5 के नीचे कुछ नहीं है तो बटा एक लाइन में लाने का प्रयास कर रहे हैं। जब इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5q² बराबर p² से 1 में गुना करेंगे p² या q² बराबर p² बटा क्या 5। क्यों? क्योंकि q² के साथ 5 जो है वो गुना में है, जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग में आएगा। इसको हम लोग कहेंगे समीकरण 1। अब एक बात बताइए, अगर ये भी एक पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक है, मतलब p² भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है, p और q, तो जब हम p² में 5 से भाग दे रहे हैं तो पूरा पूरा कटेगा, तभी तो पूर्णांक का स्क्वायर आया होगा। यानी p² 5 से विभाज्य है। अगर p² 5 से विभाज्य है तो क्या p 5 से विभाज्य नहीं है ना? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे चूंकि p² 5 से विभाज्य है, इसलिए p भी 5 से विभाज्य होगा। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है ना? p² अगर 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। और जैसे ही विभाज्य हुआ तो एक बार और हमको मानना पड़ता है। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि q को विभाज्य करने के लिए। यहाँ तो p विभाज्य हो गया। अभी हम लोग देखें कि एक के अलावा दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो पता चल गया ना कि 5 गुणनखंड है, 5 से भी p कट रहा है। अगर 5 से p कट रहा है तो 5 से अगर q को भी काट ले तो p और q दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है, एक के अलावा और 5 आ जाएगा ना, विरोध उत्पन्न करेगा। और जब विरोध उत्पन्न कर दिया तो जैसे ही विरोध उत्पन्न करेगा तो हम लोग कह देंगे कि √5 जो है वो एक क्या है? अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या माने तो लेकिन साबित नहीं कर पाए। तो आगे बढ़ते हैं। तो 5 से विभाज्य होगा, यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसके आगे इधर चलते हैं क्योंकि इधर जगह कम पड़ जा रहा है। अब यहाँ पे जो हम आगे लिखने वाले हैं वो लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा नीचे ही लिख लेते हैं, इसके बाद उधर कम पड़ेगा तो दिक्कत नहीं होगा। लिखेंगे पुनः माना कि, अब याद रखिएगा क्या मान रहे हैं, ये जो p देख रहे हैं ना आप, p को ही मानना है। p बराबर कितना लेना है? 5r, 5a, 5b, जो मन करेगा वो लीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं? 5r ले लेते हैं। कोई दिक्कत? माना कि p बराबर 5r तथा p का मान समीकरण 1 में रखने, दिखाई दे रहा है ना, रखने पर। चलिए तो अब हम लोग p का मान किस में रखेंगे? समीकरण 1 में। आप देख रहे हैं यहाँ है, तो समीकरण 1 पहले लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे क्या क्या था? q² बराबर p² बटा 5, यही समीकरण फर्स्ट था, इसी में हमको रखना है। तो देखिएगा q² तो q² ही रहेगा बराबर p², तो p के जगह पर क्या रखना है हमको? p के स्थान पर रखना है 5r रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5r। अब इसका स्क्वायर है तो 5r का भी तो स्क्वायर होगा, और बटा में क्या 5। आगे बढ़ जाइए। जब q² बराबर हम निकालें तो यहाँ 50 25
आर का स्क्वायर हो जाएगा और बट्टा में 5। जब 5 से 25 को डिवाइड करेंगे 5 बार में कटेगा, यानी आया क्या हमारे पास क्यू स्क्वायर बराबर 5r का स्क्वायर बट्टा में क्या एक। तिरछा तिरछी गुणा कर लेते हैं, या फिर इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिखिए, इसको सीधा सीधी हम लोग यही लिख देते हैं 5r स्क्वायर। एक लिखने का कोई जरूरत नहीं है, 5r स्क्वायर। कोई दिक्कत? एक लिखिए ना लिखिए कोई अंतर नहीं पड़ना है। अब बताइए कि ये जो r स्क्वायर के साथ 5 है वो किस चीज में है? गुना में। जब इधर आएगा तो किस में होगा? भाग में। यानी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बाई 5 और बराबर में आर स्क्वायर। अब इसको हम कह देंगे समीकरण। अब समीकरण 2 से आप देखिए कि क्यू स्क्वायर 5 से कट रहा है, तो क्या क्यू 5 से नहीं कटेगा? कटेगा। अगर क्यू स्क्वायर 5 से कट रहा है तो क्यू भी 5 से कटेगा। और जब ये कटेगा इसका मतलब कि P यहाँ से समीकरण 1 से और Q समीकरण 2 से, दोनों P और Q दोनों एक के अलावा 5 और से कट रहा है। कट रहा है कि नहीं? एक और संख्या 5 से कट रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि क्या Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, विभाज्य है। यहाँ जो हम 5r माने हैं वहाँ r भी क्या है? पूर्णांक है। अगर लिखना चाहेंगे यहाँ तो लिख लीजिएगा, जहाँ r एक पूर्णांक संख्या या पूर्णांक है। चलिए यहाँ आइए, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए या इसीलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगी। क्लियर है? अब बताइए, इतना तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अब हम लोग ये कंफर्म कर लिए कि अगर यहाँ P 5 से विभाज्य है और यहाँ Q भी 5 से विभाज्य है, तो यहाँ पे अगर हम समीकरण 1 और 2 से बात करें तो हम ये लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से यह विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि P और Q में एक के अलावा 5 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है कि नहीं? और यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि हमारी कल्पना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर कल्पना गलत है तो वो जो कह रहा था वह ना सही था, यानी √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत? अब एक स्टेप नीचे लिखना है, बस वही लिखने का समझ गए आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से यह स्पष्ट है कि P और Q एक के अलावा में P और Q में एक के अलावा, एक मिनट पीछे ना बोले, P और Q के अलावा एक अलावा P और Q के अलावा 5 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, 5 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो विरोधाभास उत्पन्न करता है, जो विरोधाभास उत्पन्न करता है। और यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि हमारी कल्पना गलत है, क्योंकि हमारी कल्पना गलत है।
कौन सी कल्पना गलत है? कि रूट रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हाँ, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, दिख रहा है ना? है, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि रूट 5 एक या अतः का क्या पूछ लीजिएगा, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। और यही हमको सिद्ध करना था। हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लिखना है आपको, एक दो बार पढ़िएगा समझिएगा तो लिखने आ जाएगा, ज्यादा कुछ करना